गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसा फिर? तो कल के क्लास में हमने एसी में रेजोनेंस किया था, करेक्ट? क्या सिखाया था मैंने? रेजोनेंस वो फिनोमिना है जिसमें एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाता है। समझे? मतलब एल और सी को अगर अकेला छोड़ दिया होता और कोई उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, वो जो फ्रीक्वेंसी होता है, समझे, एल और सी को मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि एक चार्ज कैपेसिटर को अगर एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट करके छोड़ दिया जाए, एक चार्ज कैपेसिटर को अगर एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट करके छोड़ दिया जाए तो करंट नाचता है ना, विद फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर एलसीआर सर्किट को गलती से या जानबूझकर इतना ही फ्रीक्वेंसी दे दिया जाए, समझे, एक एलसीआर सर्किट को जानबूझकर इंटेंशनली अगर उतना ही फ्रीक्वेंसी दे दिया जाए जितना उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता, तो उस समय एक फिनोमिनन होता है और उस फिनोमिनन को हम कहते हैं क्या? रेजोनेंस। आपको याद होगा बेटा, वेव्स चैप्टर में, स्टेशनरी वेव में आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जब रेजोनेंस हो जाता है, वहां भी रेजोनेंस था, बट वो मैकेनिकल रेजोनेंस है, ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है, करेक्ट? तो वहां पर जो रेजोनेंस था वेव्स में, जैसे मान लीजिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, जैसे ऐसे बोला जाता है कि अगर मान लीजिए किसी पुल के ऊपर, कोई ब्रिज के ऊपर अगर कुछ सोल्जर्स मान लीजिए मार्च कर रहे हो, अगर कुछ सोल्जर्स मान लीजिए मार्च कर रहे हो, लेफ्ट राइट करके मार्क करते ना सोल्जर्स लोग, मार्च करते, वैसा अगर मान लीजिए मार्च कर रहे हो, तो अगर मान लीजिए ब्रिज का वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी के बराबर सोल्जर्स ने मार्च किया, मतलब सोल्जर्स के मार्च करने की वजह से ब्रिज जितना फ्रीक्वेंसी से हिल रहा है, वो फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज का नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो, तो क्या होता है? ब्रिज बहुत ज्यादा हिलने लगता है, इतना ज्यादा हिलने लगता है कि लिटरली मार्च करने वाले सोल्जर्स को बोला जाता है कि एक साथ एक ही कदम पर मत चलो, एक सुर पे मत चलो, एक ताल पे मत चलो, अलग अलग कदम से चलो, वरना ब्रिज हो सकता है कि कोलैप्स कर जाए, टूट जाए, ठीक है। तो वो भी रेजोनेंस था। तो उसमें और इसमें एक क्या सिमिलरिटी है बता रहा हूं मैं, रेजोनेंस फिनोमिनन कहीं भी हो उसमें एक सिमिलरिटी होता है, सारे रेजोनेंस फिनोमिनन में एक सिमिलरिटी होता है कि एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। समझे? ब्रिज का हिलने का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाता है जब रेजोनेंस होता है। तो बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमने जो कल जो टॉपिक पढ़ा उसमें कौन मैक्सिमम हो गया था एट रेजोनेंस? याद कीजिए, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें रेजोनेंस में कौन मैक्सिमम हुआ था? पीक वैल्यू मैक्सिमम हो गया था, समझे? पीक वैल्यू ऑफ करंट मैक्सिमम हो गया था। कल मैंने आपको एक ग्राफ भी बताया था, ऐसा ऐसा ग्राफ बताया था जिसमें ये जो वैल्यू है, ये ग्राफ क्या वर्सेस क्या है? आई नॉट वर्सेस ओमेगा है। तो एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, आई नॉट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर था, याद है? ओके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या मीनिंग है इसका, ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं आपको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मीनिंग समझाऊंगा तो आप हो जाएंगे पगला, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से देखिएगा, इससे न्यूमेरिकल्स आता है। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर बाई आर, करेक्ट? करेक्ट। तो एसी में
पावर का फॉर्मूला क्या होगा एसी में? तो आई स्क्वायर बाई जेड, आई स्क्वायर बाई जेड होगा एसी में। और आपको याद होगा कि अगर मैंने रेजोनेंस लिया है, आपको याद होगा Z का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला था Z का नॉर्मली। और रेजोनेंस में क्या होता है? Z मिनिमम करने के चक्कर में हम एक्सएल माइनस एक्सी को जीरो ले लेते हैं। एक्सएल माइनस एक्सी को जीरो ले लेते हैं तो Z कितना हो जाता है? R। समझे? वाई? बिकॉज एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। अच्छा, तो बेटा पावर फिर एट रेजोनेंस कितना होगा? मैक्सिमम। अबे करंट अगर मैक्सिमम है तो पावर भी मैक्सिमम होगा ना। तो आई नॉट मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन जेड के जगह आर, है कि नहीं? जेड के जगह आर। अच्छा, ये मैक्सिमम पावर है, पी मैक्सिमम। ठीक है, इज इट ओके? अच्छा, अब आगे देखिए हम क्या करेंगे। हम ओमेगा से थोड़ा कम दो फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। ओमेगा से कम एक ले लेंगे, एक ओमेगा से ज्यादा ले लेंगे। इसका नाम देंगे ओमेगा 2, इसका नाम देंगे ओमेगा 1। इज इट ओके? और ये कोई साधारण फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर आई नॉट अपने मैक्सिमम का √2 टाइम्स है। मतलब यहां मैं लिखूंगा लेट अस कंसीडर टू फ्रीक्वेंसीज एट विच current I naught at which I naught is I naught maximum by √2। समझे? इज इट क्लियर टू यू? हमने दो ऐसे फ्रीक्वेंसीज चुना जिस पर करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम्स कम है। सर √2 ही क्यों? क्योंकि एक्चुअली में मैंने वो दो फ्रीक्वेंसीज चुना है, मैंने वो दो फ्रीक्वेंसीज चुना है जिस पर मैक्सिमम पावर जो डिसिपेट हो रहा था उसका हाफ है। दैट इज पी मैक्स, मतलब पावर डिसिपेटेड इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पावर। मतलब कहने का मतलब यह है हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसे अपने मन से नहीं चुन लिया है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपने मन से ऐसे नहीं चुन लिया है। हमने वो ओमेगा चुना है, हमने वो दो ओमेगा चुना है जिस पर करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम्स कम हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इस करंट पर पावर आधा है। समझे? और इस करंट पर पावर मैक्सिमम है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? है ना? देखिए पावर अगर आप यहां पर आधा कर दीजिएगा तो आई मैक्स जो होगा वो बाय √2 हो जाएगा। समझ रहे ना आप बात को? आई नॉट इज डिपेंडेंट ऑन पावर का रूट। तो पावर अगर आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? करंट √2 टाइम्स कम हो जाएगा। तो यहां तक तो आपको समझ गया। अब मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का उसको डेल्टा ओमेगा हम कह रहे हैं, और संयोग से ये वाला डिफरेंस भी डेल्टा ओमेगा ही होगा। समझे? संयोग से ये वाला डिफरेंस भी डेल्टा ओमेगा ही होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक जो डिफरेंस इन ओमेगा है, कहां से लेकर कहां तक? जहां पर पावर आधा हो रहा है मैक्सिमम का, वहां पर जो डिफरेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2 डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा।
समझे? और इस चीज को हम कहते हैं सर्किट का बैंडविड्थ। क्या कहते हैं? सर्किट का बैंडविड्थ। ठीक है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब होता है, या फिर क्वालिटी फैक्टर बोलिए या क्यू वैल्यू बोलिए, इसका मतलब होता है इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ ओमेगा नॉट टू बैंडविड्थ। समझे? यानी ओमेगा नॉट अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, इसको हम बोलते हैं शार्पनेस। समझ गए? देखिए, मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूं। ये साधारण भाषा इतना भी साधारण नहीं है, क्योंकि मैं जो समझाने जा रहा हूं उससे जेडब्ल्यू नीट में डायरेक्टली न्यूमेरिकल आता है। तो सुनिएगा ध्यान से। देखिए, आप लोग सभी लोग एफएम शुरू करते हैं, एफएम चलाते हैं, है ना? मतलब रेडियो बजाते हैं ना, रेडियो जिसमें गाने बजते हैं। तो सोचिए, इतने सारे फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं, इतने सारे फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं, ठीक है? आपका रेडियो को कैसे पता चलता है कि यार 91.1 पे ही गाना बजेगा? आपके रेडियो को कैसे पता चलता है कि यार 98.3 पर ही गाना बजेगा? एक्चुअली में हो क्या रहा है, सुनिए। एक रेडियो का रिसीवर के पास, एक रेडियो के, साधारण भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है, टेक्निकल में नहीं। एक रेडियो के रिसीवर के पास ये सारे फ्रीक्वेंसीज आते हैं। समझे? ये सारे फ्रीक्वेंसीज आते हैं, और आपके रेडियो में इंडक्टर और कैपेसिटर का ऐसा वैल्यू सेट किया हुआ रहता है कि उन सारे आने वाले फ्रीक्वेंसीज में से जो फ्रीक्वेंसी में गाना बज रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को जब आपका रेडियो कैच कर लेगा तो आपके रेडियो के सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और इस वजह से पावर डिसिपेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उस पर्टिकुलर सिग्नल पे वो गाना प्ले कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रेडियो में जो रिसीवर है वो एक्चुअली में उन सारे फ्रीक्वेंसीज को लेकर उसमें से उन फ्रीक्वेंसीज को रिसीव कर लेता है, उन फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट कर लेता है जिस फ्रीक्वेंसी से इसका करंट मैक्सिमम हो जाए सर्किट का। समझे? और फिर गाना बजता है। करंट अगर मैक्सिमम हो जाए, पावर अगर मैक्सिमम हो जाए तो गाना बजेगा ही ना। समझे बात को? तो एक्चुअली इसीलिए हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट को, सुनिएगा ध्यान से, इसीलिए हम सीरीज रेजोनेंस एलसीआर सर्किट को एक एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। और मैं जो बोलने जा रहा हूं आप उसको लिखिए कि एक्सेप्टर सर्किट किसे कहते हैं? जो बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज में से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर ले। समझे? और एलसीआर वो काम करता है। एलसीआर अगर सीरीज में है, सुनिए, एलसीआर अगर सीरीज में है और आपने उसको यहां से लेकर यहां तक सारे फ्रीक्वेंसीज दिए, जिसको बैंडविड्थ कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक आपने उसको सारे फ्रीक्वेंसीज दिए, तो उसमें से वो बकायदा ओमेगा नॉट को कैच करके अपना करंट को मैक्सिमम कर लेगा और गाना को प्ले करेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। हालांकि ये तो बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम है, ये बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम है। हम तो बहुत सारे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज देते हैं, जैसे 91.1, 93.5, 98.3, 94.3, 100.6, जिन जिन स्टेशंस पे गाना प्ले हो रहा है उन सब का एक कॉमन बैंडविड्थ होता है। समझे? और इसका मतलब यह हुआ कि एफएम जो आप सुनते हैं, क्वाइट कंफ्यूजिंग, सुनिए, एफएम जो आप सुनते हैं उसमें एक बड़ा बैंडविड्थ होता है। समझे? और उसके अंदर में 5-6 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होते हैं, और वो फ्रीक्वेंसीज को जब वो कैच कर लेता है तो करंट सर्किट का मैक्स हो जाता है और पावर भी मैक्स हो जाता है। तो आपका रेडियो में एलसीआर सीरीज सर्किट क्या है? एक्सेप्टर सर्किट है।
आई बात समझ में? अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस किसको बोलते हैं? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस किसको बोलते हैं? इस रेशियो को ध्यान से देखिए, क्या बताना चाह रहा है रेशियो? ये बताना चाह रहा है कि ये चीज से लेकर ये चीज तक, मतलब इस यहां से लेकर यहां तक जो विड्थ है, उस विड्थ के मुकाबले अपना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा है। मतलब कॉमन सेंस सोचिए, अगर मान लीजिए 91.1 इज द फ्रीक्वेंसी, 91.1 मेगाहर्ट्ज इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो इसका बैंडविड्थ जितना पतला होगा, इसका बैंडविड्थ जितना पतला होगा, इसका बैंडविड्थ जितना पतला होगा उतना शार्पर उसका रेजोनेंस होगा। अगर मैं बहुत ही गांवटी भाषा में बात करूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, याद रखिएगा ये बहुत ही विचित्र भाषा में बात कर रहा हूं मैं, नॉट टू राइट ऑन पेपर, क्या कि जितना ज्यादा शार्प होगा रेजोनेंस, आपको अपने रेडियो के बटन को उतना कम ट्यून करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर चैनल को प्ले करने के लिए, समझे? यानी यहां से लेकर यहां तक जितना चौड़ा होगा उतना ज्यादा आपको ट्यून करना होगा इस फ्रीक्वेंसी पर आने के लिए जिस पर गाना बजे, समझे? यानी इसका मतलब यह हो जाएगा कि यहां पर भी थोड़ा थोड़ा गाना बजेगा, बट अच्छा क्वालिटी नहीं रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर करंट कम है, समझे? यहां पर भी गाना बजेगा, यहां पर भी गाना बजेगा, यहां पर भी गाना बजेगा, तो ये जितना पतला रहेगा आप उतना श्योर रहेंगे कि इसी पॉइंट पर गाना बजेगा। याद रखिएगा, इस बात को पेपर में एग्जाम में नहीं लिखना है, बस इतना याद रखिएगा कि Q वैल्यू जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ। Q वैल्यू ओमेगा नॉट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही, बट दैट डजंट मीन अ लॉट। दिस इज अ मोर मीनिंगफुल स्टेटमेंट कि जितना छोटा बैंडविड्थ होगा उतना शार्प उसका रेजोनेंस होगा। तो हम इस टॉपिक में ओमेगा नॉट अपॉन 2 ओमेगा को का फॉर्मूला निकालने वाले हैं कि किस बात पे डिपेंडेंट है कि कोई भी रेजोनेंस कितना शार्प होगा, समझे? अब आगे पूरा मैथ्स है, आप मुझे बताइए आपको यहां तक समझा कि नहीं समझा, ठीक है? अगर नहीं समझा तो मुझसे पूछिए पर्सनली कि सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि बड़ा सिंपल है, हमने वो दो फ्रीक्वेंसीज लिया जिस पर पावर सर्किट में मैक्सिमम पावर का आधा हो, और किस्मत से उस समय करंट मैक्सिमम करंट का √2 टाइम्स कम है, और यहां से लेकर यहां तक जो फ्रीक्वेंसी का जो एक रेंज है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं, समझे? और ये जो फ्रीक्वेंसी है जिस पर रेजोनेंस होने वाला है अपॉन द बैंडविड्थ, समझे? जिस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होने वाला है अपॉन द बैंडविड्थ इज नोन एज Q वैल्यू और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर। आई बात समझ में? सो लेट्स बिगिन। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर लिखेंगे कि आखिर I नॉट का फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल, इट विल बी E नॉट बाई जेड। I नॉट का यही फॉर्मूला होगा ना, E नॉट बाई जेड। कोई भी I नॉट मैक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी I नॉट। तो E नॉट बाई जेड के जगह मैं लिख सकता हूं √ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R²। यही फॉर्मूला है। अब देखिएगा, एट ओमेगा इज इक्वल टू ω1, क्या मैं बोल सकता हूं उस समय I नॉट मैक्स बाय √2 है इज इक्वल टू E नॉट अपॉन
एक्सएल की जगह ओमेगा एल, बट ओमेगा तो ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी प्लस आर का स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है, अब सुनिए, आई नॉट मैक्स की जगह मैं एक चीज लिख सकता हूं, यहां हम लिख देते हैं वी नो एट रेजोनेंस, वी नो एट रेजोनेंस z इज इक्वल टू आर, है ना, एट रेजोनेंस z इज इक्वल टू आर। तो एट रेजोनेंस आई नॉट अपने चरण सीमा में रहता है, तो आई नॉट मैक्स इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, जेड के जगह, समझे? तो मैं आई नॉट मैक्स की जगह ई नॉट अपॉन आर लिखने वाला हूं। आई नॉट मैक्स की जगह में ई नॉट अपॉन आर लिखने वाला हूं, और राइट साइड में हो रहा है ई नॉट बाई, एक काम करते हैं ओमेगा 2 कर देते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा। ओमेगा 2 पर भी तो आई नॉट मैक्स बाई रूट 2 है, ओमेगा 2 कर देते हैं। ओमेगा 2 मैंने क्यों किया मैं आपको बता दूंगा, ओमेगा 1 काट के मैंने ओमेगा 2 क्यों किया, ठीक है? तो मैं यहां पर लिखूंगा कि ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ई नॉट कैंसिल हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू दिस बोल सकता हूं मैं, और दोनों साइड में स्क्वायरिंग भी कर दूंगा, तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू ओमेगा 2l माइनस ओमेगा 2c का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, टोटली मैथ्स है और कुछ नहीं। ये आर स्क्वायर अगर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c का स्क्वायर, ठीक है? फिर मैं क्या करूंगा, r इज इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, या फिर ऐसा लिखूंगा ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, ऐसा लिख सकता हूं, प्लस माइनस आर। अब सुनिए, ओमेगा 2 के जगह मैं लिख सकता हूं ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, समझे? इसीलिए मैंने ओमेगा 1 काट के ओमेगा 2 कर दिया, क्योंकि अगर मैंने ओमेगा 1 लिखा होता तो मुझे बोलना पड़ता ओमेगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा, पता नहीं होता तो कुछ नहीं, बट फिर भी इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, फिर मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां से डेल्टा ओमेगा नॉट कॉमन ले लूंगा, ठीक है? ओमेगा नॉट मैंने यहां से कॉमन ले लिया, ओमेगा नॉट मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट मेरे पास बच रहा है, और यहां से भी मैं ओमेगा नॉट कॉमन ले लूंगा, और यहां पर बच रहा है मेरे पास 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट इंटू सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। इज इट ओके? अब सुनिए, मैं जानता हूं एक चीज, कहां लिखूं मैं, यहां लिखता हूं, एक चीज जानता हूं मैं, एट रेजोनेंस की बात है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एलसी होता है ना? तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई एल सी, ठीक है? तो मैं सोच रहा हूं कि एक ओमेगा यहां रहने दिया जाए और एक ओमेगा यहां ले जाया जाए और सी को यहां ले आया जाए, यानी ओमेगा नॉट सी इज इक्वल टू 1 बाई एल ओमेगा। इसका मतलब क्या होगा कि मैं ये जो ओमेगा नॉट सी है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 बाई एल ओमेगा, और इसके जगह मैं लिख दूंगा न्यूमरेटर में पावर -1, तो ये हो जाएगा, यहां का एल कहां गया, यहां का एल यहां है, तो एल ओमेगा नॉट इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस एल ओमेगा नॉट, समझ रहे हैं? 1 अपॉन सी ओमेगा नॉट के जगह मैं लिख रहा हूं
एल ओमेगा नॉट। ठीक है, और इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट का पावर -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। फिर मैं क्या करूंगा, दोनों में से एल ओमेगा नॉट कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, और यहां मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाकर -1 को पीछे ले आऊंगा। समझे, जब 1 प्लस एक्स का पावर -1 है, अगर ये x काफी छोटा है, इफ दिस x इज वेरी स्मॉल, तो इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इफ x इज वेरी स्मॉल, इफ x इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो पावर पीछे आ जाता है, जो भी होगा यहां पर -n हुआ तो यहां पर n आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये माइनस अगर यहां आ गया और ये माइनस भी बाहर है, तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, इज इक्वल टू, नहीं समझे, यहां बाहर माइनस है और ये -1 जब बीच में आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, मुझे मिला एल ओमेगा नॉट इंटू 2 डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर, प्लस माइनस आर में से मैंने प्लस आर चुन लिया, और मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। क्या चाहिए था मुझे, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस यानी कि क्यू वैल्यू, जिसका फॉर्मूला है ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा। सो देयरफॉर क्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा, और बेटा वो हो जाएगा एल ओमेगा नॉट अपॉन आर, एल ओमेगा नॉट अपॉन आर। सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, आप चाहो तो ओमेगा नॉट के जगह में ये लिख सकते हो 1 बाई अंडर रूट एल सी, तो फिर हो जाएगा एल बाई आर अंडर रूट ऑफ 1 बाई एल सी, तो एल घुस जाएगा अंदर, एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये एल कट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए, ये भी क्यू वैल्यू का फॉर्मूला है, समझ गए ना। और आप चाहो तो एल के जगह लिख सकते हो 1 बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर सी, कहा, यहां लिख देता हूं, इस एल के जगह आप क्या लिखोगे, 1 बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर सी। यहां देखिए, एल ऊपर, ओमेगा नॉट स्क्वायर नीचे, और आर तो पहले से ही नीचे था, और ऊपर एक ओमेगा नॉट था, तो क्यू वैल्यू का एक और फॉर्मूला आया, वो है ओमेगा नॉट बाई, नहीं नीचे ओमेगा नॉट है ना, 1 बाई ओमेगा नॉट आर सी। तो 3 फॉर्मूला है। ठीक है, एक ये एलसीआर के टर्म्स में, ये एलआर के टर्म्स में, ये सीआर के टर्म्स में। तो क्या समझ में आ रहा है, हम एल सी और आर को कंट्रोल करके, हम एल सी और आर को कंट्रोल करके आपके रेडियो सर्किट को बेहतर बना सकते हैं। जितना ज्यादा शार्प रेजोनेंस होगा उतना अच्छा होगा। समझे, मैथमेटिकल पार्ट को आपको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसका मैथमेटिकल पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। डेरिवेशन काफी सिंपल है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में लगाना होगा कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 कोई साधारण सा फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम का आधा है। अगर आपको ये याद रहा और आपको ये भी याद रहा कि मैक्सिमम करंट का 1/√2 है, तो आप डेरिवेशन में कभी फेल नहीं होंगे, अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। हालांकि डेरिवेशन तो नहीं आ रहा है, अब बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आ रहा है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हटा दिया है, शायद आप थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, बट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में, जेडब्ल्यू में क्वेश्चंस को डिफिकल्ट करने के लिए डायरेक्ट बोलता है कि सर्किट में इतना एल है, इतना सी है, इतना ओमेगा नॉट है, इतना आर है, क्यू वैल्यू बताओ। समझे, समझे तो याद रखिएगा, शॉर्टर द बैंडविड्थ मोर द क्यू वैल्यू। समझे, शॉर्टर बैंडविड्थ अगर रहा
तो Q वैल्यू काफी अच्छा रहता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस काफी अच्छा रहता है। सो याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा, कल मुझे बता देना चाहिए था बट मुझे आज याद आ रहा है, क्या LCR सीरीज सर्किट एक एक्सेप्टेंस सर्किट है जो बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज में से, यानी पूरा बैंडविड्थ में से वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर लेता है। कौन? LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट। समझ में आया? समझे पक्का बात को? तो इसके बाद कितना टाइम हुआ देख लेते हैं एक बार। हम अब LCR पैरेलल सर्किट करेंगे। LCR पैरेलल सर्किट। बहुत ही साधारण और गांवटी भाषा में समझाया मैंने आपको कि रेजोनेंस शार्पनेस क्या होता है। हालांकि काफी ज्यादा टेक्निकल टर्म्स है ये सब, याद रखिएगा, काफी ज्यादा टेक्निकल शब्द है ये सब, ठीक है? नॉट टू पैनिक, डेरिवेशन का क्या करे सर, याद नहीं आ रहा है। आप बस फॉर्मूला याद रखो, L ओमेगा नॉट बाई आर, या फिर अंडर रूट L बाई सी और बाहर में नीचे R, या फिर 1 बाई सी ओमेगा नॉट आर। समझे? बहुत आसान नहीं है, मैंने अभी भी डिराइव किया करके मुझे फॉर्मूला याद है, वरना फॉर्मूला तो आपका ही मेन जिम्मेदारी है याद करने का। मेरे को जब याद करना था मैंने कर लिया था, अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप फॉर्मूला सब याद करें। जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके दिलो दिमाग में फॉर्मूला सब बैठेगा, और एक पेज में सारे फॉर्मूले लिखकर अगर आप बैठ के रटिएगा तो एग्जाम के टाइम में पक्का भूल जाइएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक इज LCR सीरीज नहीं पैरेलल सर्किट। सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, और ये तो CBSE में है भी नहीं, पहले ही बता दे रहा हूं मैं। LCR पैरेलल सर्किट CBSE में नहीं है, समझे? ये एंट्रेंस में है, ठीक है? यहां लिख देता हूं मैं, एंट्रेंस में है। और ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, और काफी सिंपल है। देखिए, आपके पास मान लीजिए एक AC सोर्स है, वही E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और क्या होगा? ठीक है, एक L होगा, एक C होगा, और एक R होगा। और आप में इसको इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा? बड़ा ही सिंपल है, वही होगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस प्लस फाइव। और इसको भी हम फेजर डायग्राम सॉल्यूशन से ही करेंगे, हम इसको एनालिटिकल सॉल्यूशन से नहीं करने वाले। काफी सिंपल है फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, इतना तो आपको पता है कि सभी पैरेलल में है, इसलिए सभी जगह वोल्टेज सेम रहेगा, है ना? सभी जगह वोल्टेज सेम रहेगा। EL इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू ER, क्योंकि सर्किट पैरेलल है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन करंट तो अलग रहेगा। तो मान लीजिए ये करंट IL है, ये करंट मान लीजिए IC है, और ये करंट मान लीजिए IR है। और आप बनाइए फेजर डायग्राम। बट ये पैरेलल सर्किट है बेटा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या करने वाला हूं। इससे पहले हम जो फेजर डायग्राम बनाते थे उसको इस एक्सिस में I लिखते थे, है ना? और बाकी एक्सिस में हम क्या करते थे? L में लिखते थे, इधर EL, इधर EC, इधर ER। बट बेटा पैरेलल सर्किट में जब तीनों सेम है तो ऐसा बताना बेवकूफी है, समझे? तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस में E ले लेंगे और IL, IC, IR बताएंगे। नो डाउट IR इधर ही होगा, लेकिन IL इधर होगा और IC इधर होगा। सर ऐसा क्यों नहीं? कंसेप्ट वही है। याद रखिएगा, प्योर इंडक्टर में E लीड करता है,
तो आई को अगर आपने नीचे दिखाया है तभी ना ई लीड होगा। समझ रहे मेरे बात को? अगर मैंने इधर आईसी लिखा रहता और इधर आईएल लिखा रहता, फिर तो करंट लीड करता ईएमएफ को। बताइए, प्योर इंडक्टर सर्किट में कौन लीड करता है? प्योर इंडक्टर सर्किट में लीड कौन करता है? ईएमएफ ना। और ईएमएफ बेचारा भाई साहब यहां बना है, इसलिए लीड, ईएमएफ को लीड करवाने के लिए आईएल इधर, आईसी इधर। समझ गए? ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? अब आईएल माइनस आईसी, मतलब आईसी माइनस आईएल इधर होगा। समझ रहे हैं? अच्छा, यहां पर भी मैंने माना है कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है, तो जिसका अपोजिशन ज्यादा है उसका करंट कम है, और जिसका अपोजिशन कम है उसका करंट ज्यादा है। तो कंडीशन वही है, एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, माइनस कब होगा? इधर बता रहा हूं मैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव कब होगा? जब एक्सएल लेस देन एक्ससी होगा। सीरीज का उल्टा। नहीं समझ रहे क्या? देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, एक्सएल अगर एक्ससी से ज्यादा हुआ, एक्सएल अगर एक्ससी से ज्यादा हुआ तो आईएल आईसी से कम होगा। अबे अपोजिशन ज्यादा तो करंट कम है ना। तो ऐसा अगर किए आप तो आईसी बड़ा होगा, आईएल छोटा होगा, तो आईसी माइनस आईएल ऊपर होगा, और उस समय जो रिजल्टेंट बनेगा आई, वो ये होगा फेज डिफरेंस। कौन लीड कर रहा है? आई लीड कर रहा है ना। इस सर्किट में कौन लीड कर रहा है? आई लीड कर रहा है इस सर्किट में, क्योंकि ई बाद में बना है, आई पहले बन गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आई इज लीडिंग। तो उस केस में आई अगर लीड कर रहा है, आई अगर लीड कर रहा है तो ऐसा बनना चाहिए, आई लीडिंग। आई का डायग्राम में ऐसा आई लीडिंग, समझे? तो ऐसी बात है। कोशिश कीजिए समझने का। सीरीज सर्किट में क्या था? एक्सएल ज्यादा था तो ईएल ज्यादा था, तो ई लीड कर रहा था, ऐसा था। ठीक है, तो मिल गया फेजर डायग्राम। तो इस फेजर डायग्राम से आपको आई का इक्वेशन मिलेगा। आई इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से आईएल माइनस आईसी माइनस आईएल स्क्वायर प्लस आईआर का स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब आई क्या है? पूरे सर्किट का करंट है, तो मैं लिख सकता हूं वी नॉट बाई इंपिडेंस, ई नॉट बाई इंपिडेंस, पूरे सर्किट का ऑपोजिशन। यहां पर मैं लिख सकता हूं आईसी के जगह में ई नॉट बाई एक्ससी, आईएल के जगह में ई नॉट बाई एक्सएल प्लस ई नॉट बाई आर। समझे? अब सारे ई नॉट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ई नॉट तो सेम है, सभी का ई सेम है, तो ई नॉट भी सेम होगा ना। तो 1/z, जिसको आप एडमिटेंस भी कहते हैं, इट विल बी 1/xc माइनस 1/xl होल स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो 1/z या फिर एडमिटेंस विल बी इक्वल टू 1/xc क्या होगा? c ओमेगा, और 1/xl क्या होगा? ओमेगा l। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एडमिटेंस। समझे? तो पैरेलल सर्किट में आप इस तरह से इंपिडेंस निकालेंगे। समझ में आ रही है बात? ये वाला पार्ट नहीं समझा क्या आपको? कि बता दूं ठीक से? ठीक से बता रहा हूं, देखिए आओ ठीक से बता रहा हूं, देखो इधर। जब आप एलसीआर सीरीज सर्किट लेते हो, जब आप एलसीआर सीरीज सर्किट लेते हो, उस समय एक्सएल अगर एक्सी से ज्यादा है, अगर एक्सएल एक्सी से ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि सर्किट इंडक्टिव है। और सर्किट अगर इंडक्टिव हो तो उस समय ईएमएफ आई को लीड करता है, ई लीड्स आई बाय 5 रेडियन। और उस समय
अगर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -5 हो जाता है, समझे। लेकिन अगर पैरेलल सर्किट है, मान लीजिए, अगर मान लीजिए पैरेलल सर्किट है और एक्सएल मान लीजिए एक्सी से ज्यादा है, तो एक्सएल अगर एक्सी से ज्यादा हो जाएगा, अगर एक्सएल एक्सी से ज्यादा हो जाएगा, उस समय क्या होगा, सर्किट कैपेसिटिव कहलाएगा, कैपेसिटिव कहलाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो तीनों का सेम है, लेकिन एक्सी का अपोजिशन कम होने की वजह से आईसी ज्यादा होगा, करंट का कैपेसिटर का करंट, इसमें करंट ज्यादा होगा, इसलिए सर्किट को क्या बोला जाएगा, कैपेसिटिव। और बेटा उस समय अगर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -5 हो जाएगा, +5 सॉरी, उस समय I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी +5 हो जाएगा, समझे, समझे। एक्चुअली आप इसीलिए इसमें कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि आपको एक बात समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि सीरीज सर्किट में इधर I बनता था और इधर E बनता था। सीरीज सर्किट में अगर XL XC से ज्यादा है तो हम कहते थे कि सर्किट इंडक्टिव है, E इज लीडिंग I, सर्किट इंडक्टिव है मतलब इंडक्टिव का अपोजिशन ज्यादा है ना। लेकिन इस सर्किट में देखिए यहां पर E है और यहां पर I है, तो इस केस में कौन लीड कर रहा है, I लीड कर रहा है, समझे, I लीड कर रहा है, समझे। इस सर्किट में I लीड कर रहा है, लेकिन किस कंडीशन में, उसी कंडीशन में, यानी सीरीज सर्किट में जिस कंडीशन में E लीड करता है, पैरेलल कंडीशन में I लीड करता है, उसी कंडीशन में, समझे। तो सीरीज सर्किट में अगर XL XC से ज्यादा होगा तो I विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी -5, फेज डिफरेंस विल बी +5, और पैरेलल कंडीशन में अगर XL XC से ज्यादा होगा तो I विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी +5, यानी फेज डिफरेंस विल बी -5, समझा। तो इसको लिखो, लिख लिख कर समझो, इसको आप लिख लिख कर समझो, ऐसे सुन सुन कर मत समझो, वरना जल्दी समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? तो बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है ना। अगर आप देखना चाहेंगे कि इसमें tan phi क्या होगा, तो बेटा tan phi होगा IC माइनस IL अपॉन IR, IC माइनस IL अपॉन IR। अब IC हो जाएगा E नॉट बाई XC, IL हो जाएगा E नॉट बाई XL और IR हो जाएगा E नॉट बाई R। तो E नॉट कैंसिल हो गया। Now 1 by XC will be C omega, 1 by XL will be 1 by omega L upon 1 by R। तो बेटा ये हो जाएगा आपका tan phi, समझे, tan phi आपका ये हो जाएगा। सिमिलरली sin phi आपका हो जाएगा ओमेगा C माइनस 1 by ओमेगा L अपॉन 1 by Z अपॉन 1 बाई Z, और cos phi आपका हो जाएगा 1 बाई R अपॉन 1 बाई Z, मतलब Z बाई R, उल्टा हो जाएगा cos phi, समझे। तो P इज इक्वल टू ERMS IRMS cos phi। अबे cos phi अभी भी 1 से छोटा ही है। पैरेलल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस सबसे, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इज नॉट इज टोटल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस मिला के कम होता है ना पैरेलल में। क्या बोलते हैं उसको आप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसमें तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं बोल सकता, क्या बोलते हैं उसको, इंपीडेंस। तो पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में सारे जुड़ जाते हैं और पैरेलल में 1 बाय 1 बाय 1 बाय होता है। तो ये मत सोचिएगा कि सर Z तो R से ज्यादा है, Z R से ज्यादा नहीं है, Z R से बहुत कम है, समझे, 1 बाय का एडिशन है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा LCR पैरेलल
सर्किट। समझे? तो बस ये सिर्फ इसी बात पर आपको ध्यान देना है कि फेज डिफरेंस क्या है, इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, और कुछ नहीं है, और कुछ खास इससे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। ठीक है, अब एक और टॉपिक है इसमें, इसको भी लिख लीजिएगा अच्छे से, वो है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। और उसपे भी आपको मैं कोई शार्पनेस वार्पनेस नहीं बताने वाला। ठीक है, बस हम टॉपिक सीखेंगे और कुछ अनोखा बात सीखकर छोड़ देंगे। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, वो भी इसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, सीबीएसई में नहीं है, बट स्टेट बोर्ड में है, स्टेट बोर्ड में है। देखिए, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में हम एक L ले लेंगे और एक C ले लेंगे। ये नाचेगा। अगर C ऑलरेडी चार्ज्ड हो तो टॉपिक का नाम है LC ऑसिलेशन, ये नाचेगा। और ये जिस फ्रीक्वेंसी से नाचेगा हम उसको उतना ही फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नली सप्लाई कर देंगे। तो क्या कहलाएगा फिर, क्या कहलाएगा फिर? रेजोनेंस। यही कहलाएगा ना। इफ द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द ड्राइवन फ्रीक्वेंसी देन द फिनोमिनन इज नोन एज रेजोनेंस। लेकिन इसमें करंट मैक्सिमम नहीं होगा। जैसे सीरीज रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम हुआ था, इसमें करंट मैक्सिमम नहीं होगा, इसमें करंट मिनिमम हो जाएगा। सर आप तो बोले थे रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, अरे रेजोनेंस ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है। अब सीरीज रेजोनेंस में करंट का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया था और पैरेलल रेजोनेंस में इंपीडेंस का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। समझे? मैं समझा रहा हूं। देखिए, यहां मान लीजिए I है, यहां मान लीजिए IL है, यहां मान लीजिए IC है। तो अब क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, R तो है नहीं, इसमें R तो है नहीं, तो सिर्फ IC माइनस IL का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि R तो इसमें मैंने दिया ही नहीं है ना। आपको देना है आप दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो I विल बी इक्वल टू IC माइनस IL। समझे? तो I की जगह आप लिख सकते हैं E बाई Z, और IC की जगह आप लिख सकते हैं E बाई, क्योंकि सबका तो सेम है ना, EL EC और E सब तो सेम ही है, पैरेलल है। तो EL इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू E, तो EC बाई XC और IL इज इक्वल टू EL बाई XL। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई Z इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1 बाई XC माइनस 1 बाई XL, यही होगा ना Z। अच्छा सोचो, हाँ, जब तुम दो रेजिस्टेंस लगाते हो पैरेलल में तो 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होता है। लेकिन जब यहां पर रिएक्टेंसेस है, रेजिस्टेंस नहीं है, उस समय प्लस नहीं है, माइनस है। ये बहुत अहम बात है जो आपको समझना चाहिए। समझे? कि रेजिस्टेंस के केस में हम तो ऐड कर देते हैं, बट रिएक्टेंस के केस में ऐड नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए, 1 बाई Z इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई XL XC। तो Z इज इक्वल टू XL XC बाई XL माइनस XC। अच्छा, पैरेलल रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है? करंट शुड बी मिनिमम, करंट I0 शुड बी मिनिमम। समझे? मैं आपको बताऊंगा सर ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, आपको समझेगा। तो आप बताइए, किसी सर्किट में ये वाला करंट कम से कम होने के लिए, कम से कम किसी भी सर्किट में ये वाला करंट कम से कम होने के लिए इंपीडेंस होना चाहिए मैक्सिमम। तो फॉर I0 टू बी मिनिमम, Z शुड बी मैक्सिमम। और बेटा Z मैक्सिमम कब होगा? जा रहे कहां? Z मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। हालांकि वी कैन नॉट
रीच टू द पॉइंट व्हेन एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्सी। जेड इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, बस वही है कि एटलीस्ट कंडीशन क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी शुड बी इक्वल टू 0। वाह रे वाह, कुदरत का करिश्मा देखिए, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में भी, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही आया जो सीरीज का आया। तो बहुत मस्त फॉर्मूला है ये साला। एलसी ऑसिलेशन में ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी का यही फॉर्मूला, सीरीज रेजोनेंस में यही फॉर्मूला, पैरेलल रेजोनेंस में यही फॉर्मूला। सोचिए ये एल और सी कितना कमाल का चीज है, समझे। अब मैं आपको समझाता हूं, ये तो हो गया खत्म, ये तो खत्म हो गया। एक्सटर्नली अगर आपने इतना फ्रीक्वेंसी दिया तो रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस में मैक्सिमम कौन होगा, जेड होगा। रेजोनेंस में मैक्सिमम कौन होगा, जेड होगा। समझे, समझे बात को। और मिनिमम करंट होगा, रेजोनेंस में मिनिमम कौन होगा, करंट होगा। कितना होगा, कितना होगा, एक्चुअली इस एल में आर भी रहता है, तो करंट कभी भी टोटली जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, समझे। करंट विल बी इक्वल टू आई आर हो जाएगा, समझे। यहां पर आई आर भी होता है ना, यहां पर आई आर भी होता है, तो मैंने लिखा नहीं, मैंने लिखा नहीं ताकि अपना कैलकुलेशन काफी सिंपल रहे, तो यहां भी फिर मुझे नहीं लिखना चाहिए। बस ये आपको बताना था कि करंट जो होगा मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू करंट का रेजोनेंस में मिनिमम होगा, तो उससे आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सुनिए मैं आपको समझा रहा हूं क्या मिलेगा। ऐसे कई सिस्टम्स होते हैं जिनमें हमें वो फ्रीक्वेंसीज नहीं चाहिए होते हैं। अभी मैं आपको समझाऊं कैसे, मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। सिंस आपके सिलेबस से तो हट चुका है, बट फिर भी मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। देखिए समझाऊं कैसे मैं आपको, फिर भी देखिए सुनिए ध्यान से। कम्युनिकेशन सिस्टम में एक टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, बट ये बताऊंगा कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं, सुनिए, मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो उसका फ्रीक्वेंसी इतना नहीं रहता कि लॉन्ग डिस्टेंस में वो कैरी किया जा सके। मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो उस सिग्नल का उतना फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कैरी किया जा सके, समझे। इसीलिए क्या किया जाता है, मेरा बोला हुआ सिग्नल को, यानी मैसेज सिग्नल बोलते हैं इसको, मैं जो बोल रहा हूं उसको क्या बोलते हैं, मैसेज सिग्नल। ये मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी काफी कम होता है, ये मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी काफी कम होता है, समझे। और ये लॉन्ग डिस्टेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करते हैं, इसको यहां दूसरा कुछ लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, जान दो। हम क्या करते हैं, इसको हम एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ मिलाते हैं। हम इसको एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ मिलाते हैं ताकि ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। एम फॉर मैसेज, सी फॉर कैरियर, ये दोनों मिला दिया जाता है। इस मिलाने के प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, जैसे आपने सुना होगा ना एक नाम मॉडेम, सुना होगा ना मॉडेम। एक्चुअली मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। दो सिग्नल को मिलाने को कहते हैं मॉड्यूलेशन, और उन्हीं दोनों को अलग करने को कहते हैं डीमॉड्यूलेटर। और ये जब एक ही सिस्टम में अवेलेबल होता है तो हम उसका नाम देते हैं, डिवाइस का नाम देते हैं मॉडेम। यानी वो कैरियर वेव और मैसेज सिग्नल को मिलाएगा भी और अलग भी करेगा, मॉडेम, समझे। तो इनको मिलाने के बाद जो एक इक्वेशन बनता है,
मैथमेटिकली इनको मिलाने के बाद जो एक इक्वेशन बनता है उसमें ऐसे ऐसे टर्म्स आते हैं जिसमें 2 ओमेगा एम होता है, समझे, 2 ओमेगा एम, जिसमें 2 ओमेगा सी होता है, जिसमें ओमेगा सी होता है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होता है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम होता है, समझे, और ओमेगा एम भी होता है, ओमेगा सी भी होता है। ये सब चीजें होते हैं। और भी एक चीज होता है ना। तो इसमें से ना ये सारे फ्रीक्वेंसीज में से मुझे सिर्फ ये चाहिए और ये चाहिए। याद कीजिए, मैंने आपको अभी जो पढ़ाया था, याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि हम, ध्यान से देखिएगा, ये ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2 क्या होता है? ओमेगा 1 क्या है? ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 क्या है? ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। तो ये दोनों वही है, यानी ये बैंडविड्थ है, ये दोनों बैंडविड्थ है, समझे, ये दोनों बैंडविड्थ है। ये लोअर साइड बैंड है, ये अपर साइड बैंड है, समझ रहे ना आप। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, क्या करूंगा लेकर मैं इसको? नहीं चाहिए मतलब क्या करूंगा लेकर? मतलब ये सब कुछ मैं क्या करने वाला हूं पता है? ये सब कुछ को मैं एंटीना से इस एटमॉस्फेयर में भेजने वाला हूं, ट्रांसमिट करने वाला हूं ये सभी को, और फिर आप अपने घर बैठ के इनको रिसीव करेंगे, समझे। और मैंने जो मैसेज बोला था उसको डीमॉड्यूलेट करके, इसमें से इसको अलग करके आप सुनेंगे, मैंने जो बोला था। एक्चुअली आप अभी ऐसे ही सुन रहे हैं, जिस तरह से आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ये सब यही सब प्रोसेस सब हो रहा है। तो मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, बट है तो सभी। मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए, क्योंकि इसमें और इसमें मेरा मैसेज सिग्नल है, बैंडविड्थ है ये, और ये कैरियर वेव है जो लेकर जाएगा, समझे। ये ऑटो है और ये सारे पैसेंजर्स हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं है, बट है, सिस्टम में तो है, मैथमेटिकली सॉल्व किया मतलब सिस्टम में तो है। तो मैं क्या करूंगा, ये सभी को इनके पास दे दूंगा, समझे। उसको हम कहते हैं बैंड पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, या फिर टैंक सर्किट भी कहते हैं उसको, टैंक सर्किट। तो मैं ये सारे फ्रीक्वेंसीज इनके पास दे दूंगा, समझे, और ऐसा इसका एल और सी सेट करूंगा, ऐसा इसका एल और सी सेट करूंगा कि इसका जो ओमेगा नॉट है वो इसके बराबर हो, इसके बराबर हो और इसके बराबर हो। सर तीनों के बराबर कैसे हो सकता है? अबे 3 अलग अलग सर्किट लूंगा ना, तो क्या होगा, क्या होगा, इन फ्रीक्वेंसी के बराबर जब भी ये आएगा, सुनिए, मैंने इसको सब कुछ दे दिया, सुनिएगा ध्यान से, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं ताकि आप समझ में आए आपको। ये सब कुछ जो मैं इसको दे दूंगा, उसमें कई फ्रीक्वेंसीज हैं, उसमें से ये वाला फ्रीक्वेंसी जब इसको मिलेगा, ये वाला फ्रीक्वेंसी जब इसको मिलेगा तो उस समय रेजोनेंस हो जाएगा, और पैरेलल रेजोनेंस में क्या हो जाता है? मैक्सिमम इंपिडेंस और मिनिमम करंट। यानी इस सर्किट को जब ये फ्रीक्वेंसी मिलेगा या ये फ्रीक्वेंसी मिलेगा या ये फ्रीक्वेंसी मिलेगा, उस समय इस सर्किट का करंट कम से कम हो जाएगा। तो ये सर्किट बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, इतना कम करंट हो जाएगा कि बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, यानी अलाउ ही नहीं करेगा वो, समझे। यानी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज जिसमें जिसमें हो रहा है, उन फ्रीक्वेंसीज को ये रिजेक्ट कर दे रहा है, क्योंकि उस सर्किट में करंट उस समय सबसे कम हो रहा है। तो इसीलिए हम पैरेलल रेजोनेंट सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं। और आप कैसे डिफाइन कीजिएगा रिजेक्टर सर्किट? व्हेन वेरियस फ्रीक्वेंसीज आर फेड टू पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, देन it rejects the resonant frequency signals.
और आपको अगर अंदर से जानना है कि ऐसा कैसे, तो बोलिएगा कि जब रेजोनेंस होता है पैरेलल सर्किट में, उस समय इंपिडेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, अपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है, करंट बहुत कम हो जाता है। दैट्स ऑल, एसी चैप्टर खत्म हो गया। तो क्या सीखा आपने एसी में? सबसे पहले एसी हम बनाते कैसे हैं, यानी एसी जनरेटर। उसके बाद वो बनाया हुआ एसी को हमने प्योर रेजिस्टर में दिया और देखा उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं हो रहा है, उसमें ई आई को लैग नहीं कर रहा है, आई ई को लीड नहीं कर रहा है, कोई लीडिंग नहीं, कोई लैगिंग नहीं, और उसमें पावर हो रहा था ईआरएमएस आईआरएमएस एवरेज। फिर हमने वो प्योर इंडक्टर को दिया, उसमें हमने देखा कि फेज डिफरेंस π/2 का हो रहा था और उसका ई लीड करता है आई से, π/2 रेडियन से। फिर हमने, और एवरेज पावर कितना होता है उसमें? 0, 1 साइकिल में, समझे, एवरेज ओवर 1 साइकिल ऐसा बोलते हैं हम, एवरेज ओवर 1 साइकिल। उसके बाद हमने प्योर कैपेसिटर को दिया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें आई लीड किया ई को, आई लीड किया ई को, फेज डिफरेंस कितना हुआ? -π/2, समझे, और उसमें भी एवरेज पावर 0 आया, ठीक है। और उसके बाद हमने एलसीआर सर्किट को दिया और देखा कि इसमें तो ट्रू पावर कुछ और ही आ रहा है, अपरेंट पावर नहीं आ रहा है। तो ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर कितना हुआ? cos⁵, उसको क्या कहते हैं हम? पावर फैक्टर, समझे। यानी पावर का फॉर्मूला क्या है एलसीआर सर्किट में? ईआरएमएस आईआरएमएस cos⁵, समझे। और फेज डिफरेंस निकालने का 3 तरीका है, tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हम जब एलसी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर हम बाहर से फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसमें रेजोनेंस नाम का एक फिनोमिनन होता है जिसमें इंपिडेंस बहुत कम हो जाता है और करंट बहुत मैक्सिमम हो जाता है सीरीज में, समझे। उसमें Z=R हो जाता है, फेज डिफरेंस 0 हो जाता है, यानी एलसीआर होने के बावजूद वो सारे प्रॉपर्टीज हो जाते हैं जो प्योर आर के थे, समझे। एक लाइन में रफा दफा, सीरीज रेजोनेंस को एक लाइन में रफा दफा, कि सीरीज रेजोनेंस में वो सारे प्रॉपर्टी हो जाते हैं जो प्योर आर के थे, प्योर रेजिस्टर के थे, समझे। एल भी है, सी भी है, बट नीदर इट इज, देखिए, एक्सएल एक्सी से ज्यादा हुआ तो इंडक्टिव, एक्सी अगर एक्सएल से ज्यादा हुआ तो कैपेसिटिव, लेकिन अगर इक्वल हुआ तो एलसीआर तीनों होने के बावजूद द सर्किट इज ओनली रेजिस्टिव, समझे। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। रेजोनेंस से क्वेश्चन आता है बॉस, याद रखना, एलसीआर सीरीज रेजोनेंस सर्किट से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से पढ़ो उसको, समझे। और एक चीज मैं भूल गया बताना, चोक कॉइल, एकदम अलग से कुछ लिख के बताने की जरूरत नहीं है। आप थोड़े पुराने जमाने में देखे होंगे, ट्यूबलाइट के बीच में एक बड़ा सा डब्बा होता है, एकदम बीचों बीच एक बड़ा सा डब्बा होता है, उसको चोक कॉइल कहते हैं। तो मैं एक लाइन में खत्म कर देता हूं, चोक कॉइल इज नथिंग बट एलआर सीरीज सर्किट। इसके बाद और क्या बताऊं यार, एलआर सर्किट में आपको अलग से पढ़ा चुका हूं। आप सेशन 8 में देखिएगा, सॉरी 7 में देख लीजिएगा, या शायद 8 पता नहीं, सेशन 7 या 8 में देख लीजिएगा कि एलआर सर्किट के बारे में मैंने क्या बताया है, वही है चोक कॉइल। सो एसी को दोबारा तिबारा पढ़िए, अगले सेशन में हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करा देते हैं।